है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड फीमेल्स में मेल्स में किस तरह की डिसीज़ हो जाती हैं अगर हम लोग नहीं अपना पूरा ध्यान रखते प्रॉपरली, या ऐसी वैसी कोई इन्फेक्शंस के थ्रू, या कैसे भी मतलब एसटीडी जो आपके सिलेबस में फ़र्स्ट टॉपिक है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसमें मैंने साथ में एचआईवी इन्फेक्टेड वुमेन वाला डाला। क्यों? क्योंकि ये हमने वैसे करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। लेकिन जो एचआईवी है ना, सबसे मेन कॉमन जो आप कह सकते हो कि ज़्यादातर यही देखा गया है एचआईवी का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और बड़ी सारी आप कह सकते हो है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं वाया सेक्शुअली, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं कि इसकी अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये ना बीच में मैंने कुछ नोट्स के वो स्लाइड्स बीच में डाली हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी मतलब नोट कर सकते हो। जो मैंने पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में, उसमें ये नोट्स नहीं इंक्लूड किए थे मैंने, तो इसको मैं ये भी वाली भी मैं आज सेंड कर दूंगी, इसको दोबारा से चेक कर लेना। इसके बीच में नोट्स हैं, और अगर आपके फ़ोन में फ़ाइल ओपन नहीं ना होती तो VPS ऑफिस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक ऐप होती है VPS ऑफिस, उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, वो आप लोग डाउनलोड करके फिर जो भी फाइल्स वगैरह मैं भेजती हूँ, अगर मैं साथ में अटैच करके, जैसे ये डॉक्यूमेंट है ना, अटैच करके मैंने साथ में ये पेजेस भेजे हैं, इसके साथ मैंने कुछ पेजेस अटैच किए हैं, वो आप लोगों को थोड़ा ईजी हो जाएगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग उसमें वो ऐप डाउनलोड करना, VPS WPS अपना ऑफिस होता है ये, उसमें आप लोग ये मतलब सारी जितनी भी फाइल्स मैं भेजूंगी, अगर ओपन नहीं होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर PDF की फॉर्म में भेजती हूँ, अगर मैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भेजूंगी तो उसमें साथ में ये जो फाइल्स होती है ना, ये पेजेस में अटैच करके भेजती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी भी हम लोग प्राइमरी मेनली इसका जो गोल है, इसका मतलब है ना, द गोल ऑफ दिस स्लाइड सेट इज़ टू provide an introduction to the 5 most common sexually transmitted diseases in HIV infected women। HIV infected women में अब HIV तो वो भी तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड के थ्रू ही आया है ना, सेक्शुअली ही जो है स्प्रेडिंग हुई है उसकी। बट अब हम लोगों ने जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक वुमेन में जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो जाती हैं, ठीक है, STD, वो कौन कौन सी हैं, हम लोगों ने 5 कॉमन जो हैं सबसे ज़्यादा, वही वाली हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने जो बीच में ऐड किया है ना, ये भी आप लोग अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हो, यही जो मैं समझाऊंगी, ठीक है। बेसिकली तो वैसे स्लाइड्स ही हैं, उसमें सारा कुछ सफिशेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत मैंने बीच में लिखा हुआ है ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस इफेक्ट set was developed by members of the cervical cancer screening subgroup of the AETC Women Health and Wellness Work Group। इसके अगेंस्ट जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बेसिकली वुमेंस में ज़्यादातर देखा गया था इसके लिए, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिव टू मेल। तो वुमेंस में ज़्यादातर ये जो मतलब फेस होती हैं डिसीज़ वगैरह, तो जो एक संस्था कह सकते हो आप, एक NGO कह सकते हो, या एक मतलब था जिसमें AETC उसका नाम है, वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस वर्क ग्रुप था, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी डिसीज़ जो होती हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये नीचे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ल्यूरा, आमस, MD, टेक्सास, जितने भी ये नीचे सेंटर्स दिए हैं ना, ये सारे सेंटर्स ने अपनी रिसर्च करी थी इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर काम भी करते हैं। जैसे ये देख लो कितने सेंटर्स के नाम दिए इन्होंने, रिसोर्स सेंटर इधर है, ठीक है, जितने भी सारे, वैसे तो इंडिया में कोई नहीं है, सारे फॉरेन में ही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, जो इसके ऊपर ही मेन काम करते हैं, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। बेसिकली हमारे एरिया में क्या है कि बेसिकली इंडिया में आप लगा सकते हो, जितने भी अब हैं यहाँ पे अर्बन एरिया या रूरल एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर लोग इसके बारे में बताना मतलब शाई फील करते हैं, मैं आपको सिंपल बात बोलूँ, है ना, या खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल पीरियड्स के ऊपर खुल के बात नहीं कोई करता, तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसके ऊपर ज़्यादातर जो रिसर्च चली है, ज़्यादातर जो काम चल रहा है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के ऊपर, जितना भी अभी तक काम चला है वो सारा का सारा फ़ॉरेन में ही इसका देखा गया, ठीक है। इसके ऊपर रिसर्च के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, अलग अलग सेंटर्स। लेकिन हमारे
एज़ कंपैरेटिव अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इतनी कि वो मतलब इसके ऊपर खुल के बात करें, तो इतना गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नहीं देती है ज़ोर, ठीक है। तो वैसे तो ये होना ज़रूर चाहिए, ठीक है जी। ये अलग अलग सेंटर्स के नाम है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कहते हैं कि जो हर एक अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ बोलूँ, ये जो डिसीज़ है ट्रांसमिटेड डिसीज़, अगर हम लोग बात करें कि 1 साल के अंदर अंदर एड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर या नेशनल रिसोर्स सेंटर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहते कि 2006 और 7 जो साल था उसके अकॉर्डिंग जो मतलब मेनली टास्क देखा गया था करके कि देखते हैं कितने बंदों में, कितनी फीमेल्स में, ज़्यादातर जो वुमेन हेल्थ के अकॉर्डिंग जो वर्क ग्रुप लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग देखा गया था कि इतने फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, इतने फीमेल्स में जब सैम्पलिंग करके या आइडेंटिफिकेशन करके अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह सेंटर्स में जाके उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इनमें, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ थी वो ज़्यादातर होनी शुरू होगी, ठीक है। अब हमने जो चीज़ मेन करना है हमारे अपने ये टॉपिक में, सबसे पहला जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है क्या पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना जितनी भी 5 कॉमन टाइप्स की डिसीज़ हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और वो अफेक्ट करती हैं HIV इन्फेक्टेड वुमेन को, ठीक है। वो कौन सी 5 कॉमन STDs हैं जो हम लोगों ने पढ़नी है इस टॉपिक में। सेकेंडली डिस्कस करना है क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस एसोसिएटेड विद 5 कॉमन STDs, मतलब कि क्लिनिकली हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एसोशिएट कर सकते हैं वो चीज़। एंड लास्ट वन हमने ये पढ़ना है रिकॉल मेथड्स फॉर डायग्नोसिंग द 5 कॉमन STDs, मतलब उसको डायग्नोस करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं ये भी हमने करना है, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है 3 जो हमने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि कॉमन जो STDs हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं इन HIV इन्फेक्टेड वुमेन में कौन कौन सी हैं, 5 तरह की कॉमन आपको टिप पे याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस का नाम आई थिंक आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। मैंने ये कब करवाया था, जब मैंने बैक्टीरियोलॉजी करवाती थी ना, उसमें एक कोई डिसीज़ आई थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसके, स्पाइरोचेटिस पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, उसमें मैंने बोला था कि एग्जाम्पल देके कि इसमें भी ये इसका जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है ना, इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं ना इसी बैक्टीरिया के रिलेटेड ही होते हैं। तो आई थिंक तब मैंने करवाया था, आपको नहीं याद होगा मुझे पता है क्योंकि थोड़ी सी एग्जांपल थी वहाँ पे। तो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस सबसे पहले तो ये जो सेक्सुअली उस टाइम पे कह सकते हो आपकी जो वायरस है इसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। सेकंड सिफ्लक्स, ठीक है, सिम्फिलिस और क्लैमिडिया, ये आपने किया था ना गोनेरिया, जो जब हम लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी थी तो पढ़े थे ना, हाँ। तो कहाँ गया, ट्राइकोमिनाइसिस, ठीक है। ये 5 तरह की होती हैं कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो कि मतलब पर्सनस में होती है, बेसिकली ज़्यादातर वुमेंस में, ठीक है। वुमेंस में ज़्यादातर क्यों होता है, बेसिकली मैं आपको जनरली बात बोलूँ, सेक्सुअली इन द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटीमेशन, ठीक है। जब भी ये चीज़ होती है क्योंकि हमारे अंदर एक तो पीरियड्स का भी चलता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी चलता है, तो हमें अपनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, हमें ज़्यादा अपनी हाइजीन अपनी बनानी पड़ती है एज़ कंपैरेटिव टू मेल। नो डाउट कि मेल को भी ज़रूरत उतनी ही होती है, लेकिन ज़्यादा हमें होती है हाइजीन प्रॉपर रखने की, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी साथ के साथ फेस करना पड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन अंदर जाने के, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर अगर आप प्रॉपर अपनी केयर नहीं करते हो, प्रॉपर अपने सफाई क्लीनिनेस नहीं रखते हो, तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ये आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऐसी जो इन्फेक्शंस होती है ना, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या जो उस टाइम पे जब इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन है ना, उस टाइम पे अगर हम लोग अपनी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो उस टाइम पे कह लो कि वो
अलगैली जो हम लोग करते हैं ना उस टाइम पे, वो जाके हमें आगे जाके फेस करनी पड़ती है इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तभी आजकल इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं प्रेगनेंसी में, ज़्यादातर फीमेल्स में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आपके भी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कईयों को ये चीज़ की प्रॉब्लम आई होगी, या PCOS की प्रॉब्लम आई होगी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ये बड़ा 70 to 80% हमारे फीमेल्स में होता ही होता है। और क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं? प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन ना होना, हमारा 28 डेज़ का साइकिल ना होना, 28 डेज़ का, या चलो 3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो प्रॉपरली ना होना कई बार, है ना, तो हम लोग इतनी गौर नहीं करते हैं। या फिर क्या बोलते हैं, इन द टाइम ऑफ मेंसेस, है ना, हम 5 दिन होने चाहिए लेकिन होते कितने हमारे 1 दिन में या 2 दिन में ही, या प्रॉपर ब्लीडिंग ना होना, मतलब ऐसे बड़े सारे रीजंस होते हैं जो इसको, मतलब ये जो डिसीज़ेज़ होती हैं ज़्यादातर फीमेल्स में होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी कह सकते हो आपकी मैं अभी डिसीज़ेज़ का मतलब करेंगे हम लोग, ये बेसिकली फीमेल्स में एज़ कंपैरेटिव टू मेल्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले थी हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के अगर हम लोग देखें बेसिकली इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, क्लिनिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस को। इसकी ये जो वायरस होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से, इसका मोड ऑफ कहाँ से चलता है? प्रोड्यूम फेज पहला होता है इसका, प्रोड्यूम फेज। इसको ये होता है तब जब हमें स्किन के ऊपर ईचिंग होनी शुरू होती है। आप लोगों ने कई बार नोट किया होगा कि हमारे जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कभी आप लोगों को ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी इन द टाइम ऑफ मेंसेस, या जब आप लोग यूरिन करके आते हो, या कई बार हम लोग अपनी प्रॉपर सफाई नहीं रखते हैं तो ईचिंग होती है। ठीक है, देन उसके बाद ये उसका पहला सिम्टम होता है कि हमें इसकी इन्फेक्शन हो गई है। ज़रूरी नहीं है, इसी वजह से और भी बड़े सारे रीज़न होते हैं होने के। तो जब नॉर्मल ईचिंग होती है तो उसका मतलब होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर हाइजीन अपनी नहीं रखी है, तो फ्री होएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में कि कह सकते हो कि ये जो हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस है, जब हम लोग अपनी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रखते हैं तो सबसे पहले इन्फेक्शन का मेनली उसका जो फर्स्ट फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्रूम फेज। ठीक है, स्किन में ईचिंग होना, टिंगलिंग होना। देन नेक्स्ट होता है फिर उसके बाद अपीयरेंस ऑफ पेनफुल वेसिकल्स इन क्लस्टर्स ऑन एंड एरिथ्रोमेटस बेस। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें पेन होनी शुरू होएगी, हमारे जो वेसिकल्स होते हैं अंदर इंटरनली, वहाँ पे क्लस्टर्स जो एरिथ्रोमेटेटोस के वो बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि बेसिकली ब्लड के ये तब होता है जब इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो वेसिकल्स अल्सरेट देन क्रस्ट ओवर एंड हील विद इन 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन इसको लग जाते हैं। एंड वायरल शेडिंग कंटिन्यूज फॉर अप टू 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इसको प्रॉपर वहाँ पे शेडिंग, मतलब कि प्रॉपर अपना घर बनाने में। ठीक है, तो ये वायरस का टोटल जो टाइम पीरियड है इन दैट इंक्यूबेशन वो होता है 2 से 3 हफ्ते में हमें इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा होनी है। ठीक है, तो इसके जब ये होता है तो रिकरेंट डिसीज़ होती हैं, जब इसकी इन्फेक्शन हो जाती है हमें, तो आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन वायरस माइग्रेट टू सैक्रल जेनिटल एंड लाइज डोरमेंट। ये सैक्रल गैंग्लियन जो होता है, ये जब आप लोगों ने ओवरीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, ओवरीज़ का जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स, अपना जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो फीमेल्स का, उसमें ये पार्ट्स आते हैं, सैक्रल गैंग्लियन। कहते हैं कि वहाँ तक जब ये इन्फेक्शन फैल जाती है आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन, तो वायरस जो होता है वो आगे माइग्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, देन रीएक्टिवेशन अकर्स ड्यू टू वेरियस ट्रिगर्स। देन उसकी रीएक्टिवेशन होएगी, दोबारा से वो एक्टिव होएगा अंदर जाके, पहले तो बाहर की तरफ होता है, देन फिर वो इंटरनली हमारे अंदर जाके रीएक्टिवेशन होएगी उसकी। रीअकरेंस इज़ यूजली माइल्डर एंड शॉर्टर इन ड्यूरेशन। दोबारा कहते हैं रीअकरेंस जो होती है इसकी, दोबारा से मिलना उसका, वो माइल्डर एंड शॉर्टर इन ड्यूरेशन, मतलब थोड़े ही ड्यूरेशन में वो दोबारा से रीअकर हो जाता है। ये नहीं आप कह सकते कि प्रॉपर तरीके से वो ख़त्म हो गया। कभी भी जब उसको प्रॉपर वही इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने के लिए, या हमने फिर से अपनी सफाई नहीं रखी, क्लीनिनेस नहीं रखी, इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा से वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो आपको अपना जो है प्रॉपर वो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इसका जो बेसिक इसका कह सकते हो आपकी
वो दिया हुआ है डायग्राम इसका। जब अगर इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होएगी तो इस तरह से हमें ईचिंग होने के बाद जो आफ्टर बाद में जो ये स्किन होती है ना हमारी इंटीमेट एरिया की, वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेन होता है। उसके बाद इसको डायग्नोज कैसे करना है इन द लैब कंडीशन। सबसे पहले तो हमें क्लिनिकली प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। जब भी ये ऊपर जो हमने क्लिनिकली प्रेजेंटेशन करी है कि सबसे पहले तो हम लोग बंदे को देखेंगे ना, उसको उसके सिम्टम्स क्या आए हैं, क्या कैसे होगी है ना, वो चीज़ देख के ही हम लोग क्लिनिकली जब देखेंगे देन आगे रेफ़र करेंगे। तो फिर हम लोग पता चलेगा कि हाँ ये अगर ऐसे वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये वाले वायरस से ही होते हैं ऐसे वाले सिम्टम। तो हम लोग उस वायरस को कल्चर करने का काम करेंगे। कल्चर करना वही सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग बैक्टीरिया को करते थे। ठीक है, इसमें स्मीयर कौन सा लगा रहे हैं, जिम्सा स्मीयर और जैंक। ठीक है, ये टिजैंक होता है स्मीयर जो हम लोग स्टेनिंग यूज़ करते हैं ना, उसका स्मीयर प्रेपरेशन करते हैं। एंड देन स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी करनी, जैसे सिंपल बायोप्सी का तरीका था ना, अब स्किन की करनी होती है। तो ये इसके डायग्नोस करने के तरीके हैं। इसको अंडर लैब कंडीशन हम लोग जब करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी कंसिड्रेशन है, कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। एक तो एंटीवायरल्स जो हम लोग लेते हैं, डॉक्टर्स हमें देते हैं एंटीवायरल्स, ताकि हमें जो वायरल इन्फेक्शन होती है वो, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है ना, ऐसे जब वायरस की हमें कोई इन्फेक्शन होती है तो एंटीवायरल्स होते हैं जो हमें डॉक्टर वाया वैक्सीनेशन या वाया कोई एंटी उसके जो नॉर्मल लीकर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें देते हैं। फिर लेजन्स में भी बाथ्ड इन माइल्ड सोप एंड वाटर। डॉक्टर हमें कोई वो दे देंगे माइल्ड सोप, कोई ऐसा दे देंगे कि आप इससे ही करोगे क्लीन। जब भी जैसे वो नहीं होते वी वॉश, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लीन एंड क्लियर, इस तरह के माइल्ड सोप होते हैं जो डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने अपना इंटीमेट एरिया जो होता है वो इससे ही साफ़ करना है। होता ना ऐसे, आप लोगों ने भी सुना होगा वी वॉश होते हैं, क्लीन एंड क्लियर होता है ना। आप लोगों को अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो आप लोगों ने कभी जो अपना एरिया होता है ना वेजाइनल एरिया, वहाँ पे कभी भी सोप नहीं यूज़ करना। अगर आप करते हो तो वो चीज़ अब मत करना। अगर वी वॉश वगैरह ये चीज़ें होती हैं जो अपनी माइल्ड सोप वगैरह, ये अगर चीज़ करते हो यूज़ तो ठीक है। बट अगर आप लोगों के पास ये भी चीज़ नहीं है तो आप लोग सिंपल, मैं आप लोगों को एक बता दूं कि अपना जब आप लोग नहाते हो तो सिंपल वाटर लेके है ना, पानी लेके उसको थोड़ा सा मतलब वही करना वार्म, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना कि आप लोगों का हाथ आराम से लग जाए उस पर। ठीक है, तो वो उसमें थोड़ी सी फिटकरी होती है ना, फिटकरी पड़ी होती है घर पे, क्योंकि फिटकरी क्या होती है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, वो काफ़ी सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होती है उसको किल करने वाली होती है। तो आप फिटकरी लेके उसको थोड़ी देर के लिए उस पानी में, जैसे एक मग ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसको उसके अंदर वो जो फिटकरी होती है थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा कर दो। ठीक है, थोड़ी देर रखोगे, घोलोगे उसको अच्छे से मतलब डिज़ोल्व करोगे थोड़ी देर के लिए, कोई 2-4 मिनट के लिए। दैन वो अच्छे से होगी, उसमें ज़्यादा भी नहीं मतलब करना, उसका एक मतलब टुकड़ा ले लिया, पीस ले लिया, उसको थोड़ी देर करके वो पानी में थोड़ी सी होगी। अब उस पानी से आप लोगों ने अपने जो इंटीमेट वेजाइनल एरिया होता है उसको साफ़ करना है, बस यही बहुत है। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पे सोप नहीं लगाना, क्योंकि सोप क्या होता है, एक तो हमारे पार्ट्स को हार्ड कर देगा, सेकेंडली वहाँ पे जो कह लो कि सोप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है हमारा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैसे ये इन्होंने बोला कि जब अगर हमें इस तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं अगर ये वायरस की वजह से, तो डॉक्टर हमें जो लेजन्स हो जाते हैं हमारे ऊपर, वो वहाँ पे धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए माइल्ड सोप और वाटर का ही सिंपल बोलेंगे कि आपने इससे ही करना है क्लीन। सिट्स बाथ्स में प्रोवाइड सम रिलाइव। सिट्स बाथ पता क्या होते हैं, एक ना पेपर आता होता है, पतला सा होता है, मतलब जैसे टैबलेट होती है ना इस तरह का, जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं ना वो एकदम से खुल जाता है और अब पतला सा वो बन जाता है। ये मेरे पास घर पे भी पड़ा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा दूँगी कभी। तो वो उससे ही मतलब कह लो कि उसको पानी में डिबो के ना थोड़ी देर बाद देखोगे वो खुल जाएगा और वो एकदम जैसे टिश्यू पेपर होता है ना वैसे बन जाता है। तो उससे क्लीन करने के लिए डॉक्टर वो देते हैं कि उसके बाद भी काफ़ी रिलाइव मिलता है। जो सेक्स पार्टनर होता है, मी बेनिफिट फ्रॉम इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग
जो अब ये भी बड़ा मैटर करता है कि जो हमारा सेक्स पार्टनर होगा या चलो होता है, वो कह सकते हो कि वो भी, उसको भी कह लो कि अवेयरनेस होनी, वो भी हमें अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, समझा सकता है, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट के लिए थोड़े से होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन इज़ पॉसिबल व्हेन लेजेंड्स आर नॉट प्रेजेंट ड्यू टू वायरल शेडिंग। ट्रांसमिशन तब भी पॉसिबल होती है, कहते हैं, जब लेजेंड्स जो होते हैं ना, वो अपनी उसमें वायरल जो होता है वो शेड ना कर पाए, मतलब कि वायरस जो होता है उसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसी के बाद ही जो ट्रांसमिशन होती है उसकी रुक सकती है। अगर वायरस वहीं पे है, लेजन्स में ही है, तो फिर तो अगर आप लोग सेक्सुअली होते भी हो इंटीमेट, तो देन फिर भी वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन होएगी, ठीक है। तो जब तक वहाँ से वायरस जो होता है वो शेडिंग आउट ना हो जाए, मतलब बाहर ना निकल जाए अच्छी तरीके से, तो मतलब कह सकते हो कि स्प्रेडिंग होनी ही होनी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं सिफिलिस। सिफिलिस नेक्स्ट डिसीज़ है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती है। अब ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या बोला है इन्होंने, प्राइमरी इन्फेक्शियस अर्ली सिफिलिस स्टेज, इसकी जो प्राइमरी फेस होता है सबसे पहले जब ये स्टार्टिंग होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि पैप्यूल एंड इरोड्स इनटू पेनलेस अल्सर विद अ हार्ड एज एंड क्लीन बेस। जैसे अल्सर हो जाता है ना, जैसे छाले हो जाने, है ना, मुंह के छाले हो जाते हैं ना, तो बड़ी पेन होती है हमें, वहाँ पे कई बार ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह के अल्सर्स जो है सबसे पहले जब ये इन्फेक्शन होती है, तो हमारे अंदर जो हमारे इंटीमेट एरिया होते हैं, ये आप लोग देख रहे हो डायग्राम, ये वजाइनल पार्ट है, ठीक है, फीमेल का, तो वहाँ पे अल्सर हो गया, ये जैसे भी राउंडेड में बताया हुआ है, वहाँ पे अल्सर हो गया। प्राइमरी कैंकर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इस तरह से अल्सर हो जाना, और वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब अगर किसी को चलो ना हो ऐसा, अगर हो जाए तो इस तरह से होती हैं। यूजुअली इन अ जेनिटल एरिया, बेसिकली कहाँ पे होएगा, हमारे जेनिटल एरिया पे ही होते हैं ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के टाइम पे ही होएगा। तो 99 से लेके 90 डेज तक इसका आफ्टर एक्सपोजर जो अपीयरेंस होती है, मतलब कि एक बारी अगर हमारे अंदर एंटर कर गया, हो गया, तो 9 से 90 दिन भी लग जाते हैं इसको बाहर आने में, मतलब शो होने में, एक्सपोजर होने में, ठीक है जी। तो काफ़ी लंबा टाइम चलता है अगर ये वाली जो डिसीज़ हो जाए तो कैन बी सॉलिटरी और मल्टीपल, मतलब कि किसिंग लेजन्स, जैसे अभी मैं सेक्सुअली आप लोगों को चलो इतनी नॉलेज नहीं भी होगी, किसिंग लेजन्स के टाइम पे भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। हील्स विद स्केरिंग इन 3 to 6 वीक्स एंड 75% ऑफ पेशेंट शो टू फर्दर सिम्टम्स। कहते हैं 3 से 6 हफ्ते इसके लग जाते हैं इसको ठीक होने में, और 75% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको दोबारा से सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर नहीं कर पाएँ अपनी केयर बाद में, ठीक है। तो ये इसका बताया हुआ डायग्रामेटिकली इस तरह से होते हैं ये अल्सर, ठीक है। जैसे उसके बाद कहते हैं कि ये दोबारा से मैंने आई थिंक वही दे दिया, नहीं, अब आता है आपका सेकेंडरी फेज, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट आता है इसका सेकेंडरी फेज। प्राइमरी में तो वो अपनी अल्सरेशन मतलब शो होने में 9 से 90 दिन तक भी वो लगा सकते हैं टाइम और इस तरह से, लेकिन जब सेकेंडरी फेज चलता है इसका, ये होता है 6 वीक में, 6 वीक्स से लेके 6 मंथ तक आफ्टर स्कैन केयर, मतलब कि जब अल्सर हो जाता है ना उस टाइम पे, जब हमें छाले नहीं होते, इसी तरह के छाले टाइप ना हमारे हो जाते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद हमें ये 6 से 6 हफ्ते बाद मंथ तक हमें ये चीज़ जो सेकंड फेज होता है वो चलता है। कहते हैं इसमें पर्सन को फीवर हो गया, मेलेस, जर्नलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी एंड पैची एडोपिया, ये सारे जो कह सकते हो आप ट्रीटमेंट्स होती हैं, ये रेकमेंड करते हैं, कंपेन करते हैं उस टाइम पे होते हैं, मतलब, ठीक है। तो म्यूक्यूलो पॉपुलर रैश यूजुअली ऑन पाम्स एंड सोल्स, हमारे कहते हैं इस टाइम पे जब सेकेंडरी फेज चलता है तो पाम होते हैं ना हमारे हथेलियाँ, और सोल्स जो हमारे नीचे, उसके वहाँ पे भी जैसे रैशेज़ हो जाने इस तरह के हो जाते हैं। तो कॉन्डिलोमा लाटा ऑन पेरेनियल और वेल्वल एरिया, जो हमारे ये सारे इंटीमेट एरिया होते हैं बच्चे, उनके पार्ट्स हैं ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। जैसे ये देखो हमारे जो बैक साइड हो गया, हाथ पाम हो गए जो हमारे, या हमारे सोल्स हो गए, वहाँ पे इस तरह के रैशेज़ हो जाते हैं अगर जब ये सिम्प्लेक्स की सेकेंडरी फेज चलता है।
ठीक है। जब इसका सेकेंडरी फेज चलता है तो इस तरह से, प्राइमरी फेज में तो वो जो ऐसे अल्सर हुए थे ना, 1-2 अल्सर वैसे हमारे वजाइनल एरिया में होंगे, बट अगर कहते हैं कि इसकी ज़्यादा हो जाती है तो सेकेंडरी फेज तो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो अल्सर ऐसे बने हुए हैं, कॉन्डिलोमा लेटा इसको बोलते हैं, कि 1-2 नहीं, ज़्यादा हो जाने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे तो इसको ये काफ़ी पेनफुल भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग भी होती है, और आप सोच सकते हो कि बैठना उठना ये चीज़ बहुत टफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि जब इसकी सेकेंडरी स्टेज के बाद एक लेटेंट स्टेज होती है, मतलब सेकेंडरी के आफ्टर सम टाइम, तो पॉजिटिव सीरोलॉजी रैपिड प्लाज्मा रिएजन RPR टेस्ट होता है, वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, या वेनरल डिसीज़ रिसर्च लैब VDRL, वो चीज़ आप लोगों को डॉक्टर पॉजिटिव सीरोलॉजी मतलब कि वो रेकमेंड करेंगे। पेशेंट्स आर असिम्पोमेटिक एंड नॉट इन्फेक्शियस आफ्टर फर्स्ट ईयर बट मे रिलैप्स। पेशेंट्स कहते हैं कि पहले तो शुरू में उनको इतना ज़्यादा नहीं होएगा, वो इन्फेक्शंस भी नहीं इतने ज़्यादा क्रिएट करेंगे, लेकिन बाद में वो काफ़ी वो हो सकते हैं, कह लो कि डेंजरस। ठीक है, कहते हैं कि 1/3 विल कन्वर्ट टू सीरो नेगेटिव स्टेटस, 1/3 विल स्टे सीरो पॉजिटिव, एंड कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं जो टर्शरी सिम्फ्लेक्स में जाते हैं, मतलब कुछ तो पर्सनस प्राइमरी स्टेज पे ही क्योर हो जाते हैं, उसी पे नेगेटिव आ जाता है रिजल्ट। कुछ जो होते हैं वो थर्ड, कुछ जो होते हैं थोड़ी देर बाद जाके वो उनका पॉजिटिव आता है, उसके बाद जो होते हैं कुछ थर्ड स्टेज पे जाके जो होते हैं वो वहाँ पे डिवेल्प होते हैं। तो ये थोड़े से इनका शेड्यूल होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज के बाद टर्शरी स्टेज, तीसरी स्टेज। ठीक है, तो तीसरी स्टेज में जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर होता है ना, हमारा जो हार्ट वाला सिस्टम, वहाँ रिलेटेड डिसीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ऑर्टिक वेल्व डिसीज़ हो गया। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो हमारे न्यूरोलॉजिकल मतलब जो हमारे ब्रेन के रिलेटेड वो वाली डिसीज़ होने हमें शुरू हो जाएंगी। गामा फॉर्मेशन, डीप क्यूटिनस, ये हमारे जो स्किन के रिलेटेड वो होती हैं। ऑर्थोपेंडेमिक जो हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। रीनल जो हमारे किडनीज़ वगैरह के रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे हमें थर्ड स्टेज के ऊपर अगर बंदा पहुँच जाता है तो वहाँ पे ये हमारे हार्ट के रिलेटेड, ब्रेन के, न्यूरोलॉजिकल के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, या पेंडिक जो हमारे जो अपने जॉइंट्स वगैरह होते हैं, और रीनल मतलब किडनीज़ के रिलेटेड हमें डिसीज़ अक्कर हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेज के ऊपर जाके हमें और भी बड़ी सारी इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिम्प्लेक्स डिसीज़ है जो इसकी डायग्नोसिस कैसे होनी है, इसकी डायग्नोस हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑन माइक्रोस्कोपी यूजिंग डार्क फील्ड। अब इसमें माइक्रोस्कोप कौन सा यूज़ हो रहा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप याद रखना जब भी हम लोग इसकी डायग्नोस करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो पॉजिटिव सीरोलॉजी ऑन ब्लड ऑन सीरोस्पाइनल फ्लूइड, जब भी हमने इसकी सीरोलॉजी करनी है तो ब्लड लेना वहाँ से, या सीरोस्पाइनल फ्लूइड होता है CSF, वो लेंगे, वहीं से होएगी। और नॉन स्पेसिफिक ये टेस्ट होते हैं बच्चे, VDRL और RPR टेस्ट, ये इसके लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिवली, ये आई थिंक दोबारा से नहीं तो लिख लिया, हाँ ये दूसरे टेस्ट हैं, स्पेसिफिक ट्रिपोनिमल टेस्ट, जैसे FTA ABS, फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मतलब ये डिफरेंट टेस्ट के नाम हैं जो हम लोग डायग्नोस करने के लिए लैब में यूज़ करते हैं, सिफ्लिक्स को डिटेक्ट करने के लिए, वायरस को। ठीक है, उसके बाद अब आती है इसकी ट्रीटमेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट स्टेज के ऊपर हम लोग कौन सी मेडिसिन बच्चे को कह रही हूँ, पेशेंट को देते हैं बेंज़ेथाइन पेनिसिलिन। ठीक है, और जो न्यूरोसिफ्लिक्स होता है, मतलब न्यूरोलॉजिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो पेनिसिलिन G होती है। ठीक है, जो पेनिसिलिन होती है ना, एलर्जी बिफोर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई एलर्जी वगैरह होगी है पर्सन को तो तब रेकमेंड की जाती है पेनिसिलिन। ठीक है, उसके बाद ये जेरेस्ट हेरिक्समेमर रिएक्शन में अकर उस टाइम पे हो जाती है, तब हमें मतलब कि ये जो ऊपर जो मेडिसिन होती हैं ये हम लोग रेकमेंड करते हैं पेशेंट को देने के लिए। ओके, नेक्स्ट डिसीज़ है क्लैमिडिया। क्लैमिडिया जो होती है ये बेसिकली जो इसको हम लोग क्लिनिकली कैसे देख सकते हैं, जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, म्यूकोप्लूरेटेंट सर्विक्टिस या वेजाइनल डिस्चार्ज, वो उसकी वजह से उस टाइम पे वेजाइनल डिस्चार्ज होएगा, डायसूरिया होएगा, लोअर एब्डोमिनल पेन हमें होएगी, यूरिथ्रिटिस, सेल्पिंग्रिटिस एंड प्रोटिस्टिस।
ये डिसीज़ के नाम हैं। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, फेबल, ये सारा कुछ उस टाइम पे होता है जब हमें ये वाला जो क्लैमिडिया डिसीज़ होती है ये हो जाती है, ठीक है। ये डिफरेंट डिसीज़ के नाम बताए हैं कि ये उस टाइम पे हमें हो जाएंगे। 50% कहते हैं फीमेल्स में ये असिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब कि सिम्टम्स नज़र नहीं आते, ठीक है, मतलब कि आते हैं थोड़े बहुत, इतना मतलब पता ही नहीं चल पाता। और स्टेराइल प्यूरिडिया विद यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स शुड ट्रिगर यू टू थिंक क्लैमिडिया। कहते हैं कि उस टाइम पे स्टेरिलिटी भी हमें फॉर्म हो सकती है। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक होता है ना, सिस्टम यूरिनरी ट्रैक, वहाँ पे उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो अपना कह सकते हो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और वहाँ पे हमारी एक तरह की आप बोल सकते हो कि कंडीशन, स्टेरिलिटी वाली कंडीशन होती है, वो आ सकती है। अब ये देखो इस तरह से जब सिटिस ये इसी के रिलेटेड डिसीज़ है, जब ये क्लैमिडिया हो जाता है तो ठीक है, तो ये डिसीज़ हो जाती है, तो इस तरह से हमारा वेजाइनल जो एरिया होता है वहाँ पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हो इसकी पिक्चर से पता चल जाता है कि काफ़ी इस तरह से एरिया हमारा हो सकता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए क्लैमिडिया कल्चरिंग करनी पड़ती है पहले, तो वही कल्चरिंग प्रोसेस सेम, स्मीयर प्रेपरेशन करनी, दैन स्टेनिंग प्रोसेस करना इसको चेक करने के लिए जैसे बैक्टीरिया को करते थे। और टेस्ट कौन कौन से हैं इसके लिए, DFA डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे एंड एंजाइम इम्यूनो एसे पढ़ा था आप लोगों ने इम्यूनो में। ये वाले टेस्ट हम लोग रेकमेंड करते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए। उसके बाद इसकी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन है इसके लिए एंटीबायोटिक जो पेशेंट को दी जाती है। फिर इवेल्युएट एंड ट्रीट सेक्शुअल पार्टनर्स, इवन उसके जो सेक्शुअल पार्टनर्स होते हैं फीमेल के, उसको भी साथ में ट्रीटमेंट दी जाती है कि अगर उसको भी इन्फेक्शन है या उसकी वजह से इन्फेक्शन है तो फिर भी उसको क्योर करने में हेल्प की जाती है। अवॉइड सेक्स फॉर 7 डेज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, 7 दिन के लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है गोनेरिया मतलब कि नाम से पता चल रहा है जो हमारे गोनाड्स होते हैं ना, पार्ट्स जो होते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, उसको उसके रिलेटेड होएगा कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट डिसीज़ है गोनेरिया। इसमें इस तरह से जो अपना जो बैक्टीरिया होता है ना, गोनेरिया, ये मैंने पिछली बार बैक्टीरियोलॉजी में करवाया भी हुआ है। तो नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है ये, कोकाई मतलब राउंडेड बॉडीज़ है, डिप्लो मतलब दोनों पेयर्स में होते होंगे ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वही वाला बैक्टीरिया है बच्चे, ठीक है। इसकी क्लिनिकल एरिया ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से ये इन्फेक्शन अपनी फैला सकता है, यूरिथ्रा से, एंडोसर्विक्स, अपर जेनिटल ट्रैक, फेरेक्स, रेक्टम, सारे हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं, है ना। तो इसके साइन और सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली अगर ये हो जाए तो सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कई बार पता ही नहीं चलता, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होएगा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होएगी, डेसूरिया ये भी एक डिसीज़ होती है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो म्यूकोप्लूरिटेंट सर्विक्सटिस, ये ऊपर जो पीछे पड़ी है हम लोगों ने, लोअर एब्डोमिनल पेन, हमारे नीचे वाली साइड जब हमें मेंसेस होती हैं तब भी हमें नीचे वाले हिस्से में पेन होती है, वही वाली पेन इस तरह से होनी, ये इसके सिम्टम्स और साइंस होते हैं। और कहाँ से इन्फेक्शन इसकी फैलती है वो एरिया बताए हुए हैं, ठीक है। तो गोनार्डिया का जो डायग्नोसिस है कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमें क्लिनिकली एग्ज़ाम करेंगे पेशेंट को कि कहाँ पे इन्फेक्शन है, किस तरह की इन्फेक्शन है, ठीक है। सर्वाइकल कल्चर करेंगे, वहाँ से सैंपल लेके, सर्विक्स से मतलब वजाइना से हमें सैंपल लेके वहाँ से उसको क्लिनिकली उसको एग्ज़ामिन करना है। टेस्ट कौन कौन से हैं इसके लिए, PCR और LCR इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं, कौन सी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स विद ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई, ये वही वाला बैक्टीरिया गोनारिया जो आप लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी में किया था, सेम वही वाला, ठीक है। तो इसके लिए वो बताया हुआ है। अब देखो ये ना इसका चार्ट दिया हुआ है, ये आप लोगों ने करना नहीं है वैसे, जस्ट देखने के लिए है कि जो ये रेड वाला बताया हुआ मतलब रेजिस्टेंस इसकी और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, मतलब कि जब ये बहुत ज़्यादा होता है रेड वाला बताया हुआ है, और जब ये बहुत कम होता है वो येलो वाला चीज़ बताई हुई है। एक प्रोजेक्ट हुआ था इसके ऊपर, गोनोकोकल आइसोलेट सर्विलेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ये जो बैक्टीरिया था ना गोनेरिया, इसके अकॉर्डिंग ना 1990 में से लेके 2005 तक इसका मतलब जो था अपने क्या बोलते हैं उसको, लोगों में कह सकते हो जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको ये वाली सिम्टम्स थे उनके ऊपर रिसर्च करी गई थी। तो वहाँ पे देखा गया था कि कौन सी एज में या कौन से, जैसे ये दिखा हुआ है कितने % और कितने ज़्यादा आप कह सकते हो कि
ये इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो होएगा, ठीक है। तो वो चीज़ बताई थी, लेकिन ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। इंट्रामस्कुलर सेफ्रिक्सोन, ये एक मेडिसिन का ही नाम है, ड्रग का ही नाम है, वो देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके लिए ये सिंगल डोज है इनकी, ठीक है। ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, 2-3। उसके बाद आती है लास्ट वन इज़ मोनासिस, ठीक है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में साइंस और सिम्टम्स कैसे होते हैं वो चीज़ बताई हुई है, किस तरह के होंगे इनके, ठीक है, जब ये हो जाती है तो। फिर उसके बाद ये इसका देख लो, इस तरह से जो हमारा नीचे पार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, जैसे स्ट्रॉबेरी की स्किन होती है ना, स्ट्रॉबेरी सबने देखी है, स्ट्रॉबेरी की स्किन और बाहर जैसे वो उसका क्या बोलते हैं, उसका आउटर लेयर होती है ना, उस तरह की हो जाती है। और इस तरह से देख लो काफ़ी ज़्यादा स्वेल की हुई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, सर्विक्स वाला। तो इसको डायग्नोस करने के लिए फ्लैजिलेटेड मोटाइल ट्राइकोमोनाइड्स ऑन वेट माउथ, मतलब कि इसके जब इसको डायग्नोस करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अगेंस्ट मोटाइल होता है, ट्राइकोमोनाइड, वेट माउथ हम लोग लेते हैं। वेजाइनल की पीएच उस टाइम पे कहते हैं कि 4.5 जो होनी चाहिए, लेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डायग्नोसिस कंफर्म्ड बाय माइक्रोस्कोपी, ये तो पता ही है हमें कि माइक्रोस्कोप के अंडर हम लोग कल्चरिंग करके अंडर माइक्रोस्कोप ही देखेंगे। फिर इसके लिए जो टेस्ट होता है FDA अप्रूव्ड टेस्ट जो होना चाहिए, कौन सा है, OSOM ट्राइकोमोनास। बच्चे ये ट्राइकोमोनास आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था ना पिछली बार, वही वाला ट्राइकोमोनास रैपिड टेस्ट होता है। और एक एफ्रीम VP3, ठीक है, ये इसको डायग्नोस करने के लिए रेकमेंड करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे ट्राइकोमोनासिस ट्रीटमेंट जब देनी है पेशेंट को, तो कहते हैं कि जो HIV इन्फेक्टेड वुमेन होती है उसका भी सेम ट्रीटमेंट वही होता है जो नॉन HIV इन्फेक्टेड वुमेन का होता है, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट चलता है इसमें। उसके बाद ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये ड्रग का नाम है। सेक्स पार्टनर हैव टू बी ट्रीटेड, उसको भी साथ में ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि पता ही है कि कह लो कि जो मेनली जो सेक्सुअल पार्टनर होता है उसको भी साथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो इसको प्रोवाइडिंग कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर, इसकी कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस अ वुमेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एंड नीड फॉर स्क्रीनिंग। कहते कि अगर जैसे हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसको प्रॉपरली केयर, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गई हैं या कोई वुमेन को अगर ये चीज़ें समझती हैं, तो हम लोग उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए उसको क्या क्या मतलब की ज़रूरत किसकी होती है। पहले तो लैंग्वेज एंड लिटरेसी लेवल अपना अच्छा रखो, ताकि नेक्स्ट वाला जो पर्सन होएगा वो एकदम से कंफर्ट हो आपके साथ, क्योंकि आपको पता है कि जब बात हमारी इंटीमेट एरिया की आती है ना, तो फिर भी हम लोग थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो अगर आप लोग किसी का ट्रीटमेंट इसकी वजह से कर रहे हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को चेक करने के लिए कर रहे हो, तो आप लोगों को अपनी जो लैंग्वेज होती है, लिटरेसी लेवल जो होता है ना, एकदम से बिल्कुल कह लो कि लो लेवल पे होना चाहिए। एकदम से ये नहीं कि आप लोगों ने हाई करना है, हाई कैसे करूँगी कि अगला बंदा डिस्कम्फर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब अगले बंदे को अपनी लैंग्वेज से ही आप लोग अच्छा बोल के ही कंफर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड फीमेल एनाटॉमी। कहते कि जब हमने कल्चरिंग करनी है या उसका बैकग्राउंड, सोशली बैकग्राउंड देखा जाए, इस तरह से उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड समझाया जाए, हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, जो फीमेल एनाटॉमी हमारी होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में प्रॉपर पहले उसको नॉलेज दी जाए कि ये चीज़ें हमारी होती हैं और इस तरह से हमें डिसीज़ हो सकती हैं अगर हम लोग करें। देन फिर उसको नॉलेज होएगी, वो थोड़ी कॉन्शियस होएगी एंड देन अपनी ट्रीटमेंट करवाना शुरू करेगी। तो ये चीज़ें जब अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आपकी उसकी स्क्रीनिंग करने से पहले बोला, ठीक है। तो उसके बाद बोलते हैं, कहते कि कंफर्ट विद डिस्कसिंग सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़, उसके साथ बातें करो, सेक्सुअली जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में डिस्कस करो, ताकि वो एकदम से कंफर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कंफर्ट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद STD स्क्रीनिंग और टेस्ट, अपने उसके साथ जो पेशेंट होएगा उसके साथ पुरानी जो आपने जो एक्सपीरियंस किया है लोगों को ठीक करने में या लोगों के साथ ट्रीटमेंट करवाने में, आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है वो उसके साथ बातें
बातें करो कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसको इस तरह से हुआ था। तो मतलब आप जैसे हम लोग किसी की बात करके उसको एग्जाम्पल दे के भी कंफर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ एंड और डोमेस्टिक वायलेंस में कॉज एनजाइटी एंड एग्ज़ाम रिफ्यूजल। कहते हैं कि हम लोग जो पेशेंट होता है उसके साथ पुरानी बातें करके कि इस तरह से जो सेक्सुअली वायलेंस चलती है, डोमेस्टिक वायलेंस चलती है घरों में, कई बारी जो सेक्स पार्टनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, ये चीज़ें है ना, तो हम लोग उसके साथ खुल के बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें होनी चाहिए। अब वो कहते हैं पर्ल ऑफ विजडम। विजडम मतलब आज़ादी, है ना। हम लोग ये चीज़ के लिए कब खुल के बात करेंगे, कब हम खुद खुल के किसी को बता पाएंगे, ये चीज़ के लिए गेट कंफर्टेबल विद ऑब्टेनिंग अ थ्रू सेक्सुअल हिस्ट्री। अपनी जो सेक्सुअल हिस्ट्री होती है उसको बताओ। अगर आप लोग ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो ऐसे इसके रिलेटेड, तो आप अपनी जो पुरानी हिस्ट्री है सेक्सुअल उसको पहले अच्छे से जो डॉक्टर होता है आपका, ठीक है, गायनी के डॉक्टर्स होते हैं जो इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ इस चीज़ को लेके। फिर अपनी चेक ऑरल कैविटी इफ़ जेनिटल एसटीडीज़ आर सस्पेक्टेड। कहते हैं कि अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हुई हैं तो अपनी ऑरल कैविटी चेक करो आप। मतलब ऑरल कैविटी का मतलब होता है कि आप उससे खुल के इस बारे में बात ऑरली कर सको, इस तरह का मतलब अपना कंफर्टेबल अपना जो माहौल है बना लो। Minimum of annual screening of STDs is recommended with more frequent screening if high risk behaviors are reported। कहते हैं कि हमें जो डॉक्टर्स होते हैं मिनिमल अपनी एनुअल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। मतलब साल में एक बार तो अपनी जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की जो स्क्रीनिंग होती है कि हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो हमें करवानी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए, रिपोर्ट में आ जाए कि कितने रिपोर्टेड केसेस हैं जो एवरी ईयर आते हैं। ठीक है, तो पार्टनर नोटिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन काउंसलिंग फॉर बोथ पेशेंट्स एंड पार्टनर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। कि जो जैसे सपोज़ आपका जो पार्टनर है उसको रिस्क होने के चांसेस या उसके साथ काउंसलिंग करने के, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करने के साथ काफ़ी सारे जो होते हैं, कहते हैं कि वो हम लोग अपने फॉलो कर सकते हैं रूल्स। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, जो पीछे जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है, जितनी भी फ़िलॉसफी पढ़ी है हम लोगों ने, पीछे डिसीज़ पढ़ी, जितनी भी पीछे हम लोगों ने उसके सिम्टम्स पढ़े, उसके रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा, एंड में हम लोग एक उसके रिज़ल्ट के ऊपर पहुँचे हैं। तो क्या रिज़ल्ट के ऊपर पहुँचे हैं, एसटीडीज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट शुड बी प्राइमरी इंटरवेंशन एंड स्टैंडर्ड फॉर केयर इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग्स। कहते कि जो अगर हम लोग इसको देखते हुए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं या इतना आगे तक हो सकता है, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रीटमेंट, अपनी जो स्क्रीनिंग है टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का हेल्थ केयर इन ऑल हेल्थ केयर जितने भी सेटिंग्स होती हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ लो हो जानी चाहिए कि हाँ, इसकी जो स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट है शुड प्राइमरी इंटरवेंशन, मतलब प्राइमरी मतलब कि सबसे पहले इसे प्रेफर किया जाए। वुमेन इन्फेक्टेड विद एसटीडीज हैव इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV। अगर किसी फीमेल्स में ज़्यादातर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं तो वो ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो HIV में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि HIV बेसिकली अगर आपको सेक्सुअली कोई ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो आपको बड़ी जल्दी चांसेस होते हैं HIV होने के। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो। फिर मतलब ये कंक्लूजन में हम लोगों ने देखा। उसके बाद स्टडीज़ शुड STDs एंड HIV को इन्फेक्शन इंक्रीजेज HIV वायरस शेडिंग इन द पेशेंट जेनिटल एक्सक्रीशन। और हम लोगों ने क्या देखा, पीछे सीखा है कि जो जितनी भी हम लोगों ने स्टडी की है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की या HIV को इन्फेक्शन की कि किसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से जो ये HIV वायरस है ना, उसको ज़्यादा चांस मिल जाता है हमारे जेनिटल सिक्रीशन में एंटर करने की। ठीक है, वहाँ से वो एंटर करने का उसको मौका मिल जाता है HIV वायरस को, अगर हमें STDs हो जाएगी। तो कहते हैं लास्ट में इफ़ को इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ STDs विल डिक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV। कहते हैं अगर हम लोगों ने HIV को कम करना है तो हमें ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं ना, इसको कम करना पड़ेगा ताकि जो HIV वायरस है उसको मौका ही ना मिल सके कि वो एंटर कर सके। ठीक है, इसीलिए हमें डायग्नोसिस इसकी सबसे पहले करवानी चाहिए, ट्रीटमेंट सबसे पहले करवाना चाहिए STDs का, ताकि हमें जो ये इसके HIV के ट्रांसमिटेड होने के चांसेस है वो डिक्रीज़ हो सके।
तो एंड में हमने ये कंक्लूजन निकाला, जितनी भी पीछे हम लोगों ने डिसीज़ पढ़ी हैं सारी की सारी, इसको ध्यान में रखते हुए एंड में ये कंक्लूजन निकला है कि एसटीडीज़ जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपके लिए इन्फेक्शियस हो सकती हैं अगर इसको टाइम पे रहते क्योर ना किया जाए तो। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ये ध्यान से कर लेना, दोबारा एक बारी पढ़ के। नेक्स्ट टॉपिक है मैं करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरा फ़ोन अभी हो गया गर्म बड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो थोड़ा 11:30 तक मैं फिर से क्लास लेती हूँ नेक्स्ट टॉपिक करवाने के लिए, ठीक है। तो वो कर लेते हैं फिर उसके बाद। और जो मैंने टॉपिक्स भेजे थे वो थोड़े बहुत खुद भी पढ़ा करो। नॉर्मल लैंग्वेज लिखी होती मैंने, काफ़ी ज़्यादा टाइप किया होता है, बड़ा ज़्यादा इजी लैंग्वेज में किया होता है, आप लोगों को इजी ही मतलब कि आप लोगों को खुद भी पढ़ के समझ आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर 11:30 में आपकी क्लास लेती हूँ। नीचे इंटरव्यू चल रही हैं तो मेरी वहाँ पे भी ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर मैं वहाँ पे जा रही हूँ अभी 11:30 तक, फिर मैं आपकी क्लास लूँगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड देन फिर भी मेरे से आप बी फ्रैंक पूछ सकते हो, ओके। तो चलो ठीक है फिर, ओके।